हेलो एंड वेलकम माय न्यू क्लास। आज हम पीटी स्पेशल क्लास में ज्योग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ने वाले थे और आज की क्लास ये हमारी क्लास ऑनलाइन होगी। तो हम प्लेट टेक्टोनिक्स पे एक वीडियो पहले देखेंगे, उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, तो ये एक पूरा अर्थ का सरफेस है, हाँ? और ये है धरती के अंदर लगभग 100 किलोमीटर के अंदर का एक मैग्मा चेम्बर, जहाँ से तरल लगातार ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद में वह प्लेटों से टकराता है और प्लेटों को एक साइड से दूसरे साइड पे विस्थापित करता है और धीरे धीरे अर्थ पार्ट में टूट जाता है। और यही जब बीच बीच में आकर जब जम जाता है तो हम कहते हैं कि ये नए सरफेस का निर्माण हो रहा है। अभी हम जहाँ पे वीडियो रोके हुए हैं, ये एक विनाशात्मक प्लेट का किनारा है, जहाँ पे एक प्लेट के सहारे दूसरा प्लेट बेनी अब जोन में के सहारे नीचे जा रहा है और वहाँ पे मैग्मा चैम्बर में पिघल कर ये और मैग्मा की सप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब जैसे जैसे ये मैग्मा बनेगा और फिर मैग्मा ऊपर की तरफ दबाव बनाएगा और एक ज्वालामुखी का विस्फोट होगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक रोटी के अंदर गैस जब ज़्यादा हो जाती है तो जहाँ से रोटी सबसे ज़्यादा पतली होती है वहाँ से तोड़कर निकल जाती है। तो आगे आप लोग जो देख रहे हैं वो ज्वालामुखी का उद्गार है। अगर हम देखें तो जो हाइपोथेसिस है कि पूरी दुनिया एक समय पे एक ही जगह थी, जो जिसको हमने कहा था कि जो हमने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हम ये जो मैप देख रहे हैं ये उस समय का मैप है जब पूरी दुनिया एक जैसी थी, जिसमें आप देख रहे होंगे कि आज दुनिया में जितनी प्लेटें हैं सबको एक साथ मिला के दिखाया जा रहा है। और हमने जो पिछला वीडियो देखा उसी क्रिया के सहारे ये सभी एक जगह से दूसरी जगह की ओर स्थानांतरित हुए। अब हम अपने सिद्धांत पे आगे बढ़ते हैं। तो आपको जैसे पता है कि यह सिद्धांत 20वीं सदी में आया, ठीक है, और पहली बार, और लेकिन अंतिम रूप से जो हमने कहा ना कि हमने जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत था, वहाँ से लेकर जब आगे 1960 तक महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत तक एक विकास का क्रम पाते हैं। कोई एक दिन में ये चीज़ें नहीं आती हैं। ठीक है, अब आपको ये भी इस प्रीवियस क्लासेस में हमने बताया था कि कैसे जो सागर नितल प्रसरण हो रहा है उसका पूरा चुंबकत्व हमें बताता है कि समय के साथ साथ नए लावा सतह पर आए, फिर उसे नीचे से तोड़ा गया, उसके बाद एक नवीन परत आई, पुराना लावा बगल बगल में स्थापित हो गए, फिर एक नवीन परत आई नीचे से। तो ये चीज़ें लगातार चलती रहीं और ये हैरी हेज ने सागर नितल प्रसरण की जब सिद्धांत दे दिया तो ये मार्ग पुष्ट हो गया कि अब महाद्वीपीय सिद्धांत विस्थापन का सिद्धांत बेहतर तरीके से रखा जाएगा। और माना जाता है विल्सन, मॉर्गन, मैकेंजी, ओलिवर, पार्कर, ये सब वो विद्वान हैं जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को आगे बढ़ाया। जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था, जब मैं सागर नितल प्रसरण से पहले मैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पे आपसे बात की थी, तो मैंने बताया था कि क्या क्या प्रमाण दिया था। साम्यावस्था प्रमाण, ठीक है, जैसे प्लेजर या निक्षेप, भारत के सोन नदी और सुवर्ण रेखा नदी में सोने के निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, वैसे पुरा जलवायु, पुरा चुंबकत्व, सागर नितल प्रसरण, ये वो बेसिक चीज़ें थी जो हमें ये बताती हैं कि सागर का नितल प्रसरित हुआ। यानी इसका मतलब ये है कि जैसे सागर नितल का प्रसरण हुआ, यानी नीचे से एक लावा ऊपर की सतह की तरफ आ रहा था जो ठंडा होकर जमा,
और उसने ऊपर वाली प्लेट को 2 भागों में तोड़कर एक दूसरे से दूर विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कहें तो इस सिद्धांत के अनुसार जो प्लेट है वो प्लास्टिक ध्रुवीय मंडल पर तैर रही है, जिसके 3 प्रकार के सीमांत हैं जिसके सहारे गति होती है। ठीक है, तो पहला है अपसारी, जो कि जिसमें कि प्लेटें एक दूसरे के दूर जा रही हैं। दूसरा अभिसारी, जहाँ पे प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं। और तीसरा है संरक्षी गति। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आगे नीचे चित्र में अभिसारी और अपसारी संरक्षी तीनों के चित्र आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहले विनाशात्मक प्लेट का किनारा देखते हैं। तो जैसा कि स्पष्ट है कि यहाँ पर अभिसारी में मैंने आपको बताया कि प्लेटें एक दूसरे किनारों के सहारे एक दूसरे की ओर गति करती हैं। ठीक है, और टकराती हैं। टकराकर जो भारी प्लेट होती है वह नीचे की तरफ और जो हल्की प्लेट होती है वो ऊपर की तरफ निक्षेपित हो जाती है। ठीक है, और जो भारी प्लेट नीचे की तरफ जा रही होती है तो जब वह एक कर्व बना के लगभग 45 डिग्री के अगर जो कोण पर जब वह बेनिंग ऑफ जोन बनाते हुए नीचे मेंटल की तरफ जाती है, जहाँ पे ये हॉट जोन बनाकर वहाँ पे ये द्रवित हो जाती है और नए लावा का निर्माण करती है। तो ये चीज़ें इसीलिए आप देखेंगे कि महाद्वीपों में जहाँ पर मोड़दार पर्वत, क्यों मोड़दार पर्वत कैसे बने? तो मोड़दार पर्वत बने महाद्वीपों के अभिसारी सीमांतों के किनारों पर। इसका मतलब ये है कि जब एक लगातार एक भाग नीचे की तरफ जा रहा है और दूसरा भाग ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो जो दूसरा प्लेट है वो मुड़कर एक मोड़दार पर्वत का रूप ले लेगा। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे मोड़दार पर्वत का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दुनिया में एटलस पर्वत है या भारत का हिमालय पर्वत है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये प्लेट नीचे जाएगी मैग्मा चैम्बर में मैग्मा की सप्लाई बढ़ जाएगी, और मैग्मा की सप्लाई बढ़ जाएगी तो नीचे से फोर्स अधिक लगेगा और वह मैग्मा सतह को तोड़कर ऊपर आने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो इसका एक कॉन्सेप्ट और है। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे एक प्लेट एक दूसरे के पास आती है, यानी एक तरफ से दबाव पड़ रहा है तभी वो दूसरी तरफ पास आ रही है। ठीक है, यानी एक तरफ तो नए सतह का निर्माण हो रहा है और दूसरी तरफ पुरानी सतह का समापन हो रहा है। जिस अनुपात में विनाशात्मक प्लेट के सहारे सतह का विनाश हो रहा है, उसी के अनुसार आप देखेंगे जो रचनात्मक प्लेट है या अपसारी सीमांत है, जहाँ पे प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, नीचे से लावा आ रहा है और वहाँ पे एक नए परत का निर्माण कर रहा है। ठीक है, यानी जिस अनुपात में धरती की सतह समाप्त हो रही है उसी अनुपात में धरती की सतह बन रही है। ठीक है, और इससे जो मेनली रचनात्मक किनारों के सहारे जो बनता है वह बनता है, आप देखेंगे कि महासागरीय कटक। आप महासागरीय कटक आप सबसे बेहतर पैसिफिक ओशन में देख सकते हैं या फिर मेडिटेरेनियन पैसिफिक ओशन में देख सकते हैं, भूमध्य सागर में देख सकते हैं। ठीक है, यानी इसके सहारे नई सतह का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं रचनात्मक या अपसारी किनारा। ठीक है, संरक्षात्मक में जहाँ पे प्लेटें न एक दूसरे के पास आ रही हैं न एक दूसरे से दूर जा रही हैं, बल्कि एक दूसरे को रगड़ते हुए विपरीत दिशा में आगे की तरफ बढ़ जा रही हैं। ठीक है, अब एक दूसरे से रगड़ते हुए बढ़ जा रही है, यानी बीच में एक गैप आ जा रहा है। एक प्लेट दूसरी तरफ, दूसरी प्लेट दूसरी तरफ चली जा रही है, बीच में एक गैप, एक व्रंश टाइप का रहा है, इसे कहते हैं व्रंश पर्वत का निर्माण हो रहा है। ठीक है,
भ्रंश पर्वत का निर्माण हो रहा है। एक चीज़ और समझिएगा कि अगर अब सारी जो है अब अभी सारी सीमांत है, ठीक है, और महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही हैं, तो क्या होगा? जैसे अगर अलास्का देखें, उत्तरी अमेरिका का अलास्का, अमेरिका वाला अलास्का का प्लेट, और इधर उसके सामने प्रशांत महासागर का, दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अलास्का पर्वत बन गया, और बीच में जो बना, यानी एक पर्वत, अगर मैं आपको यानी एक पर्वत अगर बन रहा है, खास करके वह ऐसे किनारे पर बन रहा है जहाँ पर कि ये जिसके सहारे नीचे जा रहा है, तो बीच में एक वी शेप का बन रहा है, वी शेप की आकृति बन रही है, इसे कहते हैं ट्रेंच। तो अलास्का जो पर्वत है उसके बगल में जो ट्रेंच है उसे कहेंगे मैरियाना ट्रेंच कहते हैं, और मैरियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे बड़ी या सबसे गहरी ट्रेंच मानी जाती है, ठीक है। यानी आपको एक बात पता चल गई कि जहाँ पे दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ जाएंगी, और जिसमें एक प्लेट महाद्वीपीय होगी और एक प्लेट महासागरीय होगी, तो महाद्वीपीय प्लेट हमेशा हल्की, महासागरीय प्लेट हमेशा भारी। तो महासागरीय प्लेट नीचे की तरफ जाएगी और महाद्वीपीय प्लेट ऊपर उठना शुरू कर देगी, ठीक है। तो इस क्रिया से मोड़दार पर्वत बना, ज्वालामुखी बने, ट्रेंच बना, ठीक। और जब ये रगड़ की प्रक्रिया होगी तो धरती के कांपने को ही, क्योंकि रगड़ेगा तो कांपेगा, और कांपने को ही हम कहते हैं भूकंप, यानी धरती का कांपना, ठीक। अब आगे अगर देखें, दो महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे से टकरा रही हैं, तब क्या होगा? तब पर भी एक मोड़दार पर्वत बनेगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि उसमें भी एक नीचे और एक ऊपर की तरफ जाए, जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से टकराई, बीच में तेथिस सागर था, तेथिस सागर का लाव जो है जितना मलबा था उसने हिमालय बना लिया, एक मोड़दार पर्वत का निर्माण हो गया महाद्वीपों के बीच में, ठीक है। लेकिन अब आप एक बात पूछोगे कि आप कह रहे हैं कि एक तरफ तो जहाँ पर मोड़दार पर्वत बनेंगे वहीं ज्वालामुखी भी बनेगा, लेकिन भारत के आसपास ज्वालामुखी नहीं है। तो चूँकि बहुत मोटी परत है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की भी, और बहुत मोटी परत है यूरेशियन प्लेट की भी, तो दोनों प्लेटें इतनी मोटी होने के कारण लावा क्या होता है, बनता तो है, क्योंकि प्लेट जा रहा है बेनी अब जोन के सारे नीचे, तो लावा तो बनेगा, और लावा बनेगा तब कुछ तो होना चाहिए, तो आती हैं ऊपर, वहाँ से जो लावा है वो ऊपर की तरफ चलता है, लेकिन वह सतह पर ना के अंदर ही ठंडा हो जाता है। इतनी मोटी इन दोनों प्लेटों की इतनी मोटाई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगर महासागर प्लेट टकराएगा तो क्या होगा? देखिए, जब दो महासागरीय प्लेट टकराएगा तो द्वीपीय चाप बनेगा, जैसे जापान का द्वीप समूह, ठीक है, जैसे अंडमान, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, जैसे जो है दो महासागरीय प्लेटें आपस में टकराएंगी तो द्वीपीय चाप का निर्माण हो जाएगा, ठीक।
अगर हम आगे बढ़ें तो हमने अगला जो सिद्धांत आपके लिए लाया है तो वो सागर नीतल प्रसरण का सिद्धांत था, जो मैंने शुरू में बताया था, लेकिन उसको मैंने ब्रीफ नहीं किया था। जैसा आप सबको पता है कि ये सामने वीडियो में दिख रहा है कि सागर से नीचे से लगातार नए लावा का परत आ रहा है, उसे दूर कर रहा है और नया परत बन रहा है। और सामने जो आप नॉर्थ साउथ देख रहे हो, ये लगातार मैंने जो आपको बताया था कि दिशा का उत्क्रमण होना, यानी साउथ पोल का नॉर्थ पोल में जाना और नॉर्थ पोल का साउथ पोल में जाना, जो लगातार चलता रहता है, वो इस वीडियो में आपको दर्शाया गया है। ठीक है, एक बार मैं ये वीडियो और चलाने की कोशिश करता हूँ। तो ये सामने वीडियो है, नीचे से लावा आया, नया सतह बनाया, फिर नया लावा आया, फिर नया सतह बनाया, फिर यानी समांतर। अगर हम कहें कि जब भी मैं सागर नीतल प्रसरण को देखूंगा, जब भी देखूंगा, तो महासागरीय कटक में केंद्र से दूर जाने पर समांतर स्थिति में प्लेटों की आयु बराबर होगी, क्योंकि आपने देखा कि लावा आया नीचे से, ऊपर के प्लेट को दो भागों में, ऊपर के भाग को दो भागों में तोड़ा, तोड़ने के बाद उसका जगह लिया, फिर नया लावा आया, फिर उनको दो भागों में तोड़ा। यानी जैसे उस केंद्र से दूर जाते जाएंगे, प्लेटों की आयु बढ़ती जाएगी समांतर श्रेणी में, यानी जितना एक साइड वैसे ही दूसरा साइड। और आपने दिशा का उत्क्रमण पढ़ा, जो हमने बताया था चुंबकत्व का उत्क्रमण। ठीक है, कि कब जो है भारत का क्या कहते, दुनिया का नॉर्थ पोल साउथ पोल और साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जाता है, फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जाता है। ठीक है, अगर नहीं याद है तो मैं आपके लिए एक बार बता देता हूँ कि मैंने बताया था कि चुंबकत्व बहुत तेज़ी से दुनिया का कम हो रहा है, पिछले 1 सदी में 5% कम हुआ है। यह पृथ्वी के आंतरिक कोर में, आपको जैसे ये पता है कि पृथ्वी के आंतरिक कोर में जो द्रव्य है, यानी जो बाहरी कोर, जो बाह्य कोर है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, उसमें धनायन और ऋणायन के बनने से इस पूरी धरती का चुंबकत्व बना हुआ है। ठीक है, और यह समय के साथ साथ उथल पुथल का शिकार भी होता रहा है। और मैंने बताया था वर्तमान में चुंबकीय उत्तरी ध्रुव 55 किलोमीटर प्रति वर्ष की दर से भ्रमण कर रहा है। यह कनाडा से साइबेरिया की ओर गतिशील है। धीरे धीरे साथ ही धीरे धीरे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में निरंतर कमी भी आ रही है, तथा अंततः इसका उत्क्रमण हो सकता है, यानी दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव का स्थान ले लेगा, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव का स्थान ले लेगा। ठीक है, चुंबकीय ध्रुवों का उत्क्रमण सामान्यतः 4 लाख वर्षों में के अंतराल पर होता है, लेकिन पिछले 76 मिलियन वर्षों में टोटल 171 बार उत्क्रमण हो चुका है। परंतु पिछले 7.5 साल यानी 7.8 एग्जैक्टली, ये 7.8 लाख वर्षों में इसका उत्क्रमण नहीं हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं इतने लंबे समय में केवल 171 बार हुआ है। इसका मतलब ये है कि उत्क्रमण अचानक से नहीं होता। ठीक है, तो ये रहा उत्क्रमण, जो आपने इस वीडियो में समझने की कोशिश की। ठीक है, सागर नीतल प्रसार मैग्मा के दरार को ऊपर उठाने की प्रक्रिया है, क्योंकि पुरानी पपड़ी खुद को विपरीत दिशाओं में खींचती है। ठंडा समुद्री जल मैग्मा को ऊपर ठंडा करता है, जिससे एक नया क्रस्ट तैयार हो जाता है। मैग्मा के ऊपर गति करने और उसे अंत में शीतल होने में लाखों वर्षों समुद्र क्या कहते हैं, एक रीज का निर्माण होता है। लगातार वह मैग्मा ऊपर आ रहा है, आके ठंडा हो रहा है, फिर नया आ रहा है, फिर आके ठंडा हो रहा है, तो धीरे धीरे एक रीज का निर्माण होगा। ठीक है,
और ये सागर नीतल प्रसरण के बारे में कुछ रही आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने गैदर की थी, उस वीडियोज़ के सहारे मैंने समझाने की भी कोशिश की। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।